इस सिद्धांत से हमारी कक्षा में उपस्थित कौन कौन लोग सहमत हैं और कौन कौन लोग असहमत हैं, बताइए। ग्रह चलते हैं या नहीं चलते हैं, हमारा प्रश्न है, बताइए। अगर सहमत हैं तो रीजन करके बिना कहे हुए अपना समर्थन देने के उपरांत हाथ हटा दें। हरे राम। ऋषि पांडे, सुबोध जी, अवधेश जी, ये लोग, हरिकिशन जी जैसे लोग असमर्थ समर्थ मानते हैं कि ग्रह नहीं चलते हैं। नहीं भगवान, ग्रह चलते हैं, नहीं तो आपने अपना वोट किस पक्ष में दिया, चलने वाले में या चलने वाले में, मुझे चलने वाले में, चलने वाले में दिया भगवान, चलने वाले में। नहीं, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों ने भी अपना मत बदल दिया देखकर, पहले आपका मत था कि नहीं चलते हैं। चलो कोई बात नहीं। गुरुदेव अगर यदि नहीं चलते तो बोलो कुंडली कैसे प्रिंट होती और हर बार कैसे बदलते ग्रह अपनी स्थिति को गोचर में। जिस प्रकार आज घर में हलवा का स्वाद मिला और कल हो सकता है खीर पूरी का स्वाद मिलेगा, उस तरह। क्या संदीप जी? जी गुरुदेव, मैं ये कह रहा हूँ अगर यदि ग्रह नहीं बदलते तो गोचर कैसे बदलता। कुंडली में नहीं बदलते हैं, वैसे बदलते हैं, वैसे चलते रहते हैं। तो वही तो कहा है भगवान, गोचर जब तो देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और वर्तमान में। चलिए, हम इसी बात का, मेरा इस प्रश्न उठाने का तात्पर्य था कि यही भ्रम मन में होता है। हम बात करते हैं आज के प्रकरण में। उसके पूर्व एक मंगल श्लोक, जो कि नया कक्षा है और नया हम लोग का प्रकरण चालू है, तो उसका एक भगवान का या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा च्युतशंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवतीं निःशेषजाड्यापहां। देवी प्रपन्नारिति हरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। काशीश्वरं शूरगुरुं करुणैकमूर्तिं सच्चित् सुखं सकलमङ्गलमूलमेकम् सर्गादिहेतुमभयं शिवम् अद्वितीयं वन्दे गिरीन्द्रतनया चित्विग्रहं स्वं वन्दे गिरीन्द्रतनया चित्विग्रहं स्वं। पितामहं धर्मपरायणं तं रमेशचन्द्रं खलु चन्द्रतुल्यम् अनुग्रहात् यस्य निबन्धपारम्
अगामहं नौमि वृषं दिनम्रा अरूपदेवं पितरं महान्तं महाशयं नौमि विशुभ्रकीर्तिं तदङ्घ्रिसेवा निरतां दयाब्धिम् अम्बाञ्च देवी मरुणां सतीं तां नत्वां गुरुं ज्ञानगुणैकसिन्धुं वाग्देवतां विघ्नहरं गणेशं विद्वत्प्रसादाप्तमति मिताली करोत्यपूर्वम् ज्योतिष ज्ञान शुभ्रम करोत पूर्वम ज्योतिष ज्ञान शुभ्रम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आज हम जानते हैं ग्रहों के गोचर प्रकरण को। गोचर होता क्या है आज हम चर्चा करेंगे कल से गोचर के बारे में। देखिए, गोचर का अर्थ होता है गोचर। गो मने भूमि भी होता है, गो मने इंद्रिय भी होता है, और चर मने चलना। क्या होता है कि नहीं? जी गुरुदेव। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो उसका कुछ ना कुछ तो बदलता है। बताइए, बदलता है कि नहीं? स्थान परिवर्तन होने पर कुछ जी, बदलता है है या नहीं? आप लोग हम प्रति उत्तर देते बहुत कुछ चलिए, बदलता तभी तो है। मैं। हाँ, तो भगवान जन्म कुंडली में दशा दशा बदलती है, अंतर दशा बदलती है, प्रत्यंतर दशा बदलती है, सूक्ष्मांतर दशा, सूक्ष्म प्राण आदि दशाएं भी बदलती है ना। बताइए। जी गुरुदेव जी। जी गुरुदेव। बताइए। हाँ, जी गुरुदेव। तो हमारा जन्म के समय आकाश मंडल पर जो जो स्थिति होती है वह जन्मकालिक लग्न को केंद्र में मानकर शेष ग्रहों को हम बिठाते हैं। तो क्या हमारे या आपके जन्म के बाद आकाश मंडल में वो स्थिति दोबारा नहीं बनती है क्या? जब आपका जन्म हो गया, आपके जन्म पत्रिका के ग्रह जिस राशि में स्थिर हैं, क्या उनका जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? पड़ता है प्रभु। अगर सूर्य आपके जन्म पत्रिका में मेष राशि में है, तो जब सूर्य गोचर कुंडली में अगर मेष राशि में आएंगे तो आपके जन्म पत्रिका का कुछ ना कुछ शुभाशुभ प्रभाव अवश्य देंगे। सही या गलत? सही है भगवान। तो यही हम लोगों को जानना है। गोचर का अर्थ होता है प्रभु आकाश, नभ, इंद्रिय। ज्योतिष में गोचर का अर्थ होता है आकाश में चलने वाले ग्रह, संचरण करने वाले ग्रह नक्षत्र आदि को देखा जाता है गोचर पद्धति के द्वारा। जैसे मान लीजिए, जो दैनिक राशि फल हम लोग बनाते हैं, दैनिक राशि फल, आज आपके लिए ऐसा दिन रहेगा, कल आपके लिए ऐसा दिन रहेगा, ये किससे बनता है? कौन सी पद्धति है जो इतना सटीक प्रतिदिन का आकलन करती है? तो वो गोचर पद्धति होती है। गोचर, आज आपको कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाया जाएगा, कल से आपको विधिवत सारे क्रमानुसार बताया जाएगा। आप समझिए गोचर होता क्या है। तो प्रभु
आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारा जो भव चक्र है वो 360 डिग्री का निर्धारित है। क्या सुमंगल जी? हरे किशन जी? ये लोगों 360 डिग्री का सही है वो। हाँ, अब 360 डिग्री में 12 राशियों को विभाजित किया गया, तो 30 डिग्री का एक ग्रहों का क्षेत्र यानी राशियों को माना गया ना। जी गुरुदेव, 30 का आ गया भगवान, 30 अंश का एक राशि। हमारे ग्रह भी प्रायः 30 ही अंश के होते हैं। क्या? जी भगवान। 35 36 आप लोगों ने सुना ना? नहीं ना है किसी ने? यहाँ सब लोग ज्योतिषी हो गए हैं। अब अगर गलती हो जाए तो उसको सुधार दीजिएगा। 35 36 वाले कोई ना है यहाँ पर? नहीं गुरुजी। चलिए, अब प्रभु 30 अंश होता है। हर ग्रहों का एक राशि में रहने के लिए एक समय दिया गया। गोचर होता क्या है? एक राशि से दूसरे राशि में एक ग्रह का जो गमन होता है, गमन या कहिए कि आगमन, गमन आगमन, एक राशि से अगर दूसरे राशि में गया तो गमन कहेंगे ना? बोलिए। जी गुरुदेव जी, आगमन कह दो या गमन कह दो, एक ही बात है। हाँ, अब कोई घर से अपने कार्य करने के लिए गया और एक व्यक्ति घर में आया, तो आगमन और गमन फर्क एक अ का है। अगर अ को लगा दे तो आया और अ को हटा दे तो गया, है ना? बताइए, है ना प्रभु कि नहीं? जी जी जी। हाँ, तो हमारे यहाँ बहुत सारे चीज हैं जो गोचर पर आधारित हैं। बात करते हैं, देखिए कैसे। गोचर का अर्थ होता है एक राशि जब दूसरी राशि में प्रवेश करे तो प्रवेश काल को, संचरण काल को, संक्रमण काल को हम गोचर कहते हैं। उसे संक्रमण भी कहा जाता है। जैसे संक्रांति वगैरह आप लोग मानते हैं ना। अब देखिए, जब तक सूर्य धनु राशि से मकर राशि में, ऐसे तो हर ग्रह टाइम है अपना अपना, किसी का 1.5 महीने टाइम है, किसी का 1 महीने टाइम है, किसी का 2.25 दिन टाइम है, किसी का 1.5 वर्ष टाइम है, किसी का 13 महीने टाइम है एक राशि में रहने का, है ना? बताइए। जी 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 भगवान। जैसे आपके सूर्य देव का टाइम है कि भाई आप मित्र के यहाँ जाइए या शत्रु के यहाँ जाइए या अपने घर में रहिए या रानी के घर में रहिए, मंत्री के घर में रहिए, 1 महीना से ज्यादा आपको अलाउड नहीं है। दैवीय नियम है। देखते हैं सूर्य को, कभी देखते हैं कि 30 अंश से ज्यादा कहीं टिक सकते हैं? बताइए। 29 अंश होते ही और सौर मास बदल जाता है ना। अभी जी गुरुदेव जी गुरुदेव। अभी मिथुन राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो 1-1 अंश प्रतिदिन चलेंगे। जब ये 30 अंश की यात्रा कर लेंगे तो पुनः यह कर्क में चले आएंगे ना। अभी कर्क में आ गए हैं कि नहीं आए हैं? बताइए। आ गए भगवान, कल आ गए थे। हाँ, आ गए।
अब यहाँ भी देखिए कि उसी प्रकार इनका 12 मास का चलता है। तो जब मिथुन से कर्क में जो प्रवेश किए, यही समय गोचर कहा जाता है। जिस प्रकार जन्म पत्रिका का लग्न कुंडली होता है, जिस प्रकार चंद्रमा का लग्न कुंडली होता है, जिस प्रकार सूर्य का कुंडली होता है, 9 मास वर्ग कुंडलियां, उसी प्रकार एक कुंडली गोचर की भी अपनी होती है। और गोचर हमें उस घटना से अवगत कराता है जो हम किस महीने में यह घटना घटेगी, कब वो समय होगा। तो मान लीजिए आपके जन्म पत्रिका में सूर्य के योग कारक ग्रह हैं और सूर्य योग कारक होते हुए भी उनकी दशा या अंतर दशा उस महीने में आने वाली है जिस महीने में सूर्य अपनी मेष राशि में आएंगे। एक तो चलते चलते सूर्य अपनी राशि में प्रवेश करेंगे जो उनकी उच्च राशि है, दूसरा उनका अंतरदशा आएगा। तो ऐसा योग जातक पर अच्छा प्रभाव, योग कारक प्रभाव देगा कि नहीं देगा? जी वो एक बात और होता है, जिस जातक के जन्म कुंडली में जो ग्रह उच्च का है, और जब वो जैसे विशेषता सूर्य के लिए ये देखा जाता है और चंद्रमा के लिए, वह महीना उस जातक के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए किसी के, तब जैसे कि मान लीजिए सूर्य किसी जातक के मेष राशि में है, तो जो मई का महीना होगा उसके लिए बेटर होगा। अब भाद्रपद का जो महीना होगा उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य जाएंगे। लकी मास अंक ज्योतिष में आप लोग देखते ना है, तो हमारे लिए कौन सा महीना अच्छा होगा बताइए। जोरदेव। तो हाँ, तो ये बताता है। तो गोचर हमने यह जाना कि दशाओं का फल क्या होता है, लेकिन प्राप्त कब होगा। हमारी प्रश्न आया कि हमारी कन्या का विवाह कब होगा, तो कब होगा जब लग्नेश चलते चलते सप्तम भाव में आएंगे, या सप्तमेश जब चलते चलते सप्तम भाव में आएंगे, जब चलते चलते ऐसे स्थानों पर आएंगे गुरुदेव, यानी गुरु कि उस वर्ष जातिका का विवाह का योग बनता है। जैसे वह स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे सप्तम भाव पर दृष्टि या युति बने। अब बताइए कि गुरु जन्म पत्रिका में कौन कौन स्थान पर होंगे तो सप्तम भाव गुरु से प्रभावित होगा। एक तो होगा लग्न, 3 होगा ना, तीसरा भाव 11 भाव लग्न। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः महोदय। 11 और सब एकादश और सब लग्न और और सब तृतीय और सप्तम, सप्तम पे दृष्टि जाएगी ना। मैंने कहा कि वह कौन कौन से स्थान होंगे जहां से सप्तम भाव प्रभावित होगा। प्रभावित माने युति उनकी हो जाए, दृष्टि हो जाए, संबंध बने। बस वो जब खुद ही आ जाए सप्तम में। तो आप एक प्रयोग कीजिए, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, जिस जातक का विवाह नहीं हो रहा है, गुरु की स्थिति देखिए कि जातक के, अच्छा एक प्रश्न आया, बड़ा विवादित प्रश्न है कि हम गोचर का विचार किससे करें, लग्न से या चंद्र से। एक प्रश्न आया, ऋषियों ने किया, लेकिन पराशर जी ने कहा सर्वेषु लग्नेषु चंद्र लग्नेषु गोचर फलम विचारयेत्। सर्वेषु लग्नेषु चंद्र लग्नेषु गोचर फलम विचारयेत्। सटीकता, आपका जो कंप्यूटर होता है
सॉफ्टवेयर वो लग्न से गोचर निर्धारण करता है, लेकिन हमारी पद्धति जो होती है, हमारी वैदिक पद्धति, वैदिक ज्योतिष चंद्रमा से गोचर विचार करता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और मन अति गतिशील होता है ना? बताइए। होता है कि नहीं प्रभु? जी गुरु जी, होता है। प्राप्य मनसा सह, उपनिषद कहता है कि मन की गति, मनुष्य जहां पर थक जाता है, जीवन का समाप्त होता है, वहां से मन की गति होती है। मन की गति विद्युत से भी तेज है, वायु वेग से भी तेज है। इतना हमारा मन जो है चंचल मनः कृष्ण, भगवान ने बताया गीता में कि हमारा मन जो अत्यंत चंचलता होता है। तो इसलिए गोचर का जब विचार करना हो तो हम चंद्रमा से करते हैं। यही निर्विवादित और सार्वभौमिक नियम है। क्यों? कारण सूर्य को 1 मास, शुक्र को 1 मास, मंगल को 1.5 मास लगता है राशि परिवर्तन करने में, लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन में ही राशि को चेंज करता है। इसलिए सबसे ज्यादा सटीक फल आपको मिलता है लग्न से, चंद्र लग्न से। लग्न से क्यों नहीं प्रभु? देखिए, लग्नेश जो होता है वो मान लिए कि शनि हो और वो जाके बैठ जाए, वो किसी वो अगर 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहे तो लग्न से गोचर विचार संभव नहीं है। हो सकता है प्रभु? बताइए। नहीं हो सकता वो। साक्षी जी बताइए। गुरुजी, अगर हम ये सोच के चलें कि शनि 2.5 साल में एक ही जगह बैठता है तो हम लग्न से चंद्र विचार नहीं कर सकते, तो चंद्र कुंडली में भी तो शनि 2.5 साल ही रुकेगा। हम लग्न से तो पहले लग्न के राशि पति से विचार करना होता है ना, जो जिस प्रकार आप चंद्रमा से करते हैं। अच्छा, पता नहीं गुरुजी मेरे को इतना। ये बताइए कि आप कुंडली में जब दशा निकालनी होगी तो मान लिए कि धनु लगन की कुंडली है तो धनु की दशा आएगी कि धनु के स्वामी की दशा चलेगी? स्वामी की, गुरु तो के स्वामी का, देखेंगे। हाँ तो स्वामी का न विचार होगा यहाँ पर। लग्न तो क्षेत्र है, राशि का यहाँ न विचार होता है। अच्छा जी। अब चंद्रमा की कुंडली की प्रधानता क्या है? चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वही न चंद्र लग्न होता है। कि कर्क से हम चंद्र लग्न निर्धारण करते हैं क्योंकि चंद्रमा ना कर्क की राशि है। ना ना ना, चंद्र जहाँ बैठा है। हाँ, तो इसलिए कंफ्यूजन को हटाइए और तर्कों को बंद कीजिए। और तर्के हो चुके हैं इस पर, बड़े बड़े विद्वान, बारामिहिर, नारद, बृहस्पति इत्यादि सभी विद्वज्जनों ने पराशर जी से तर्क कर लिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा सर्वेषु लग्नेषु चंद्र लग्नेषु गोचर विचारे। तो गोचर का विचार चंद्र लग्न से ही सटीक होता है। ठीक है ना जी? ठीक है, चंद्र लग्न से विचार किया जाता है। तो गोचर कुंडली बनाना कितना सरल है। एक चंद्रमा आपके लिए 2 प्रकार का कुंडली निर्माण करता है। चंद्रमा जिस राशि में बैठे, सारे ग्रह को उसी राशि में बैठा कर विचार कीजिए। एक तो वो राशि कुंडली भी आपकी बन जाएगी, और दूसरा वो चंद्र कुंडली भी बन जाएगा, और तीसरा वो गोचर कुंडली भी बन जाएगा। तो एक चंद्र कुंडली से 3 प्रकार के विचार हुए।
हुए ना? पुनः एक बार बताइए गुरुदेव, समझा नहीं। गुरुदेव एक बार फिर से बताएं इसको। एक लगन है मेरे पास, मैं भेजता हूं आपको। कुंडली कोई भेजी हुई है ग्रुप में प्रभु, आप लोग को दिख रही है पुरानी कुंडली वगैरह कोई? नहीं तो गुरुजी दिखा दें। गुरुजी आपने कहा कि चंद्र के साथ ही सभी ग्रहों को बिठाए एक ही जगह। आनंद जी एक एक कुंडली मिनट। भेजिए ग्रुप में तुरंत। प्रभु 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 इतना स्विच दाबते हैं और कंप्यूटर थोड़े है प्रभु, थोड़ा समय लगता है, 1 मिनट इंतजार कीजिए। शिक्षा में धैर्य रखिए प्रभु, इतना जल्दी वेदक ज्ञान है, एक दिन में होने की थोड़ा सा समय दीजिए। आप लोगों के पास कोई कुंडली हो तो भेजिए। भेज रहे हैं जी, 1 मिनट। स्क्रीन में नहीं दिख रही है क्या? आ गई। स्क्रीन शेयर किया, देखिए। भेज दिया भेज दिया दिख रही गुरुजी, दिख रही भेज दिया भेज दिया। दिख रहा है गुरुजी। चलिए, दिख रही है सब लोग को कुंडली? जी गुरुदेव। सब लोग को कुंडली दिख रही है? जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। चलिए, मिथुन लग्न की है ना? जी मिथुन लग्न की है। इसको बड़ा कीजिए। ये मिथुन लगन की कुंडली है। कुंडली समझने का प्रयास कीजिए, मैं क्या बताना चाहता हूं और कैसे गोचर देखा जाता है। अब ये क्या किया भगवान, इसको रहने दीजिए इतना पर बस। सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं, शुक्र चंद्र बृहस्पति एकादश भाव में मेष राशि में, बुध राहु की युति हो रही है 9वें भाव में, ग्यारहवें कुंभ राशि में, और मंगल शनि सप्तम में है और केतु पंचम में। यहाँ पर पहला कुंडली बनाना है चंद्र कुंडली। तो हम क्या करेंगे, जो मेष वाला पोजीशन है उसको 3 में लान देंगे, या उसको क्लिक करेंगे तो सारे ग्रह उसी अनुसार बन जाएंगे, जैसे वृक्ष मिथुन कर्क, इस तरह से सारे ग्रह आ जाएंगे। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे उस राशि को केंद्र में बनाकर हम राशि कुंडली बनाते हैं या चंद्र कुंडली बनाते हैं, क्योंकि जो राशि में चंद्रमा रहता है उसी को हम जन्म राशि मानते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ना? जी भगवान। सब लोग बताइए। जी गुरुदेव। अब विचार करना है गोचर के विषय में। इस जातक का गोचर कुंडली बनाना है तो हम क्या करेंगे, किस दिन का बनाना है, हम तारीख लिख लेंगे। तारीख लिखेंगे, जैसे किन्हीं का माइक खुला है, निवेदन है कि अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कक्षा को अनुशासित रूप से चलने दिया जाए ताकि सबके लिए उचित रहे। आज का हम उस तारीख को अपने एक कागज पर नोट करेंगे, जिस समय का, जिस घंटे का, जिस मिनट का, जैसे हम जन्मपत्रिका बनाते हैं तो उसी प्रकार हम टाइम को नोट कर लिए। टाइम नोट करने के बाद सर्वप्रथम यह देखना है कि चंद्रमा का नक्षत्र देखिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग भूल कर जाते हैं। हम मान लीजिए चंद्रमा
2.25 नक्षत्रों का भोग करता है। अब पंचांग में लिख दिया कि मकर राशि, तो आपको देखना होगा कि मकर राशि में कौन कौन नक्षत्र आते हैं। तो उन नक्षत्रों के बाद अगर मान लीजिए कि मकर राशि में कौन कौन नक्षत्र आते हैं, बताइए। 2.25 नक्षत्र बताइए। श्रवण, शतभिषा वगैरह आता है मेरे ख्याल मकर में। उत्तरा उत्तरा भाद्रपद नहीं, उत्तरा भाद्रपद नहीं आता। घनिष्ठा या कुछ ऐसे आता है शायद गुरुजी। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और फिर घनिष्ठा के 2 चरण। हाँ यही थे। गुरुजी लेफ्ट हो गए शायद। नेटवर्क की समस्या हमारे। तो प्रभु आपको देखना है चंद्रमा का क्षेत्र मकर राशि में कहां तक, कितने चरण तक है। अब उतना चरण समाप्त होने बाद अगली राशि में माना जाता है। तो मान लीजिए कि चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं आज के दिन, उदाहरण के लिए कोई राशि में गोचर करे, तो हम सर्वप्रथम चंद्रमा को मीन राशि में डालेंगे, शेष ग्रहों को उनके अनुसार बिठा देंगे। जैसे आपके पास ग्रह स्पष्टि दिया होता है, तो मान लिए कि ग्रह स्पष्टि आप लोग किए हैं ना गणित ज्योतिष में, जी गुरुजी। तो उसी अनुसार ग्रहों की स्थिति के अनुसार उसको बना बैठा देंगे। जैसे सूर्य को कर्क राशि में, शनि अभी अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल बुध को देख लेंगे, तो इस प्रकार से बन जाएगा गोचर कुंडली। अब हमको जब गोचर देखना होगा तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, तो मान लीजिए कि अब जब हमको देखना है शनि का गोचर, तो मेष से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम क्या कहेंगे कि चंद्रमा से शनि 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और वो 9वां स्थान पत्नी का स्थान है, समझे ना। तो जहां चंद्रमा बैठा हो और जिस ग्रह का गोचर देखना हो, हम गणना करेंगे कि वह उस, अब मान लीजिए कि कर्क मेष राशि वाले के लिए बुध इस समय इस कुंडली के अनुसार कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं, कौन से स्थान में, तो हम कहेंगे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11वें स्थान में करेंगे ना। सूर्य 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। जी जी भगवान कर रहे हैं। यही आपको देखना है। अब जब सूर्य मीन राशि से चलकर मेष राशि में पहुंचेंगे, आप लोग देखते होंगे कि अखबार में, पेपर में, सोशल मीडिया पर निकलता है कि शनि का गोचर होने वाला है, डर जाइए, मिथुन राशि, अमुक राशि वाले लोग पर 7.5 आने वाली है। ऐसा सुनते हैं आप लोग? जी आता है भगवान। हाँ, शनि की 7.5 और ढैया भी चंद्रमा से ही विचार किया जाता है। वो सब आपको बताऊंगा गोचर में। तो गोचर पहले समझना से गोचर है का वर्तमान समय में जो आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति है उसे हम 12 भाव बनाकर उसमें त्वरित फल देखने के लिए ग्रहों का स्थिति के अनुसार फल कथन करने के लिए हम गोचर कुंडली निर्माण करते हैं, ठीक ना। गुरुदेव ये लगन कुंडली के जैसी ही होती हो ना भगवान? इस कोई भी वर्ग कुंडली, ये लगन कुंडली के जैसे ही होती है जी ना। जी 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 जैसे हम ग्रह स्पष्ट और लगन स्पष्ट करते हैं। जी 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 प्रभु। जी गुरुदेव, वैसे ही पूछना था, धन्यवाद। ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है? बताइए। इसमें गोचर विचार कहां से करना है? तो जन्मकालिक चंद्र राशि से। अगर कोई ग्रह आपके जन्म कुंडली में शुभ हो परंतु गोचर में जो वह नीच राशि में जाए तो ना तो उसका फल बुरा होगा और ना तो फल उसका खराब होगा। अब बताइए कैसे? अब जैसे देखिए, संदीप जी का 10 कट्ठा जमीन है जो इनके नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर इनकी प्रॉपर्टी है, जब ये अपने क्षेत्र में, अपने जमीन में, अपने प्रॉपर्टी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका आधिपत्य होगा ना। बोलिए बोलिए, बताइए प्रभु, हाँ या ना। जी भगवान। तो मान लीजिए कि चंद्रमा कोई ग्रह आपके जन्म कुंडली में शुभ हो, योग कारक हो, उच्च हो, तो जब वो गोचर में भी उसी स्थान पर जाएगा, जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति आपके 5म भाव में योग कारक होकर बैठे हैं, 9वें भाव में अच्छे स्थिति में, पोजीशन में है, तो जिस समय घूमते घूमते गोचरवश जब बृहस्पति उस स्थान पर जाएंगे तो आपको अत्यंत शुभ फल देंगे। और आपके लिए शुभ फल का वही समय होगा जब बृहस्पति उस राशि में प्रवेश करेंगे। समझ में आया? जी प्रभु जी। बताइए, समझ में आया? जी गुरुदेव। जी भगवान। अब मान लीजिए कि किसी के जन्म पत्रिका में शनि नीच राशि के हैं और 30 वर्ष के बाद घूमते घूमते शनि फिर उस राशि में आ रहे हैं, यानी शनि की नीच राशि मेष है। तो 30 वर्ष के बाद जब वो नीच राशि में आएंगे तो उस जातक को परेशानी तो देंगे ना प्रभु। जी भगवान। बताइए। जी जी भगवान। इसीलिए सब ग्रहों के लिए गोचर में एक स्थान निर्धारित किया गया है कि ग्रह चलते समय
किन किन स्थानों पर जाएंगे तो उनका फल शुभ होगा और किन किन स्थानों पर जाएंगे तो उनका फल अशुभ होगा। आप पंचांग में देखते होंगे अंतिम पृष्ठ में गोचर जन्म फल ज्ञान करके लिखा होता है। पहला स्थान, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथे भाव में जाए तो यह फल वह फल होता है ना। जी गुरुजी। अब जो जन्म पत्रिका में गुरु चांडाल योग बन रहा हो और गोचर में भी गुरु चांडाल योग बने तो अत्यंत आपको कष्टकारक योग प्रभाव मिलेगा। अब कब मिलेगा? जिस समय स्थिति बनेगी। तो गोचर के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि घटना का समय क्या होगा। ठीक है ना। बोलिए। अब गोचर सिर्फ इतना सरल नहीं है, इसका अपना एक नियम होता है। जैसे जन्म पत्रिका में ग्रहों का बल देखने का नियम है, उच्च होना चाहिए, मित्र राशि में होना चाहिए, नवमांश में बली होना चाहिए, स्वक्षेत्री स्व राशि स्वमूल त्रिकोण शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए। इतना इसमें भी कुछ नियम है। क्या नियम है तो हम कल जानेंगे कि कुछ ग्रह राशि प्रवेश से पहले ही अपना फल देना शुरू करते हैं, कुछ लोग प्रवेश करने के बाद देते हैं। कितना अंश तक कोई ग्रह गोचर में शुभ फल देता है, कितना अंश उसका बुरा फल होता है, ये सब चीजें हम गोचर में जानेंगे। गोचर के बारे में जब आप पढ़िएगा तो दशा अंतर दशा इत्यादि सब आपको स्पष्टता से समझ में आएगी। अगर किन्हीं को गोचर संबंधित कोई प्रश्न हो, जैसे कोई आपके पास पूछने आता है कि हमारी कन्या का विवाह कब होगा, मेरा संतान कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, ये सारा फल आप गोचर के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है ना। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गुरुदेव। हाँ बताइए। गुरुदेव, जैसे आपने बताया वर्तमान समय में चल रहे ग्रहों की स्थिति के लिए गोचर कुंडली बनाई जाती है ना, जी। तो ऐसे ही जो हमारी प्रश्न कुंडली और गोचर कुंडली सेम ही होती है, इसका मतलब? नहीं नहीं प्रभु। जी गुरुदेव। प्रश्न पूछिए। क्यों बताइए। प्रश्न कुंडली आप प्रश्न लग्न के द्वारा बनाते हैं। जी गुरुदेव। और गोचर कुंडली ग्रहों की स्थिति पर आधार पर होती है। ठीक है ना। जी गुरुदेव। बताइए मैं गलत कराऊं या सही कराऊं? वर्तमान समय में तो जो प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो ग्रह जहां जहां बैठे होंगे तो बैठे होंगे ना वहां पे, तो प्रभु आप मान लीजिए धनु लगन में प्रश्न किए तो धनु लगन को ना वहां आधार मानेंगे, वहां चंद्रमा से थोड़ी विचार करते हैं आप। जी गुरुदेव। ठीक। बोलिए। हाँ, जो समय चल रहा हो, जो लगन चल रही है उसी को मानेंगे। सही सही जी। जी गुरुदेव। समझ में आएगा? आगे गुरुदेव। चलिए दूसरा प्रश्न इनका है। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? देखिए अगर प्रश्न हो तो मैं उचित बात आप लोग को बता दूं, उपयोगी बात। कल से आप लोग पंचांग अवश्य रखिए, ना हो तो मंगा लीजिए। जी किसी का लग तो नहीं आ रहा। हाँ जी जी भार्गव जी बोलिए। जी गुरुदेव, आपने कहा था कि गोचर कुंडली देखने के लिए चंद्र को यानी लग्न में बिठाइए
और सभी ग्रह उसके साथ रखने हैं या कैसा है, ये कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया प्रभु? आपने नहीं नहीं कहा ये गोचर कुंडली गुरु जी निर्माण के लिए। इनका कहना है कि सारे ग्रह एक जगह नहीं नहीं, जो ग्रह जिस जिस राशि में हो उसी राशि में बैठाए जाएंगे, वहाँ एक चंद्रमा के साथ सारे ग्रह नहीं, क्यों नहीं, बैठाएंगे? आनंद जी एक मिनट, क्या आपका जी बोलिए। मैंने क्या कहा था, आपने क्या समझा प्रभु, ये बताइए हमको। आपने कहा था कि गोचर कुंडली निर्माण के लिए चंद्र को लग्न में बिठाइए हाँ और और उसके साथ ग्रह। तो मुझे थोड़ा यानी तो कंफ्यूजन हुआ कि इस वो ग्रह उसके सुनिए, साथ ही सारे सुनिए, बैठेंगे या अलग अलग। सुनिए, एक मिनट, तो मैंने क्या गलत कहा? जब आप अपनी, मान लीजिए आप कौन राशि के हैं? जी मकर राशि हो। मकर राशि के, तो जब तक आप गोचर कुंडली में चंद्रमा को लग्न में ना बैठाइएगा तो शेष ग्रहों को कैसे विचार कीजिएगा? कहीं ना कहीं से आप तो काउंटिंग चंद्रमा से ही तो करना पड़ेगा। जी 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 बोलिए। जी बिल्कुल। तभी तो मकर राशि आएगी ना, क्योंकि चंद्रमा मकर में चा, बैठे हैं, इसलिए चा, मकर राशि। सुनिए, चाहे आप में गणना में निपुणता हो, तो चंद्रमा मान लीजिए कि आपके एकादश भाव में बैठा हो तो वहां से काउंटिंग कीजिए। 11वां 1, 12वां 2, लगन 3, ऐसे करके, या उसको लग्न में बैठा के सटीकता से कीजिए। जी दोनों जी ही तो जी एक ही चीज है, आधार जी तो चंद्रमा है। जी बिल्कुल जी। हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है ना भार्गव जी? सुबोध जी रिकॉर्डिंग बंद जी कर जी दे भगवान। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न हो कि इजाजत है, हैंड रेज करे, बताइए। किसी का पूछना है तो। गुरु जी नहीं नहीं है लग रहा है किसी का। तो मैं इजाजत लेता हूँ भगवान, कुछ मैं भी, ठीक ना, जी बाहर गुरु हूँ जी। थोड़ा सा। नमो नमः। जी गुरु जी। सुबोध जी बंद करिए रिकॉर्डिंग। अवधेश जी शांति प्रार्थना कीजिए। अवधेश जी शांति प्रार्थना कीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभरात्रि, पुनर्मिलामः। जरूर। नमो नमः भगवान।